बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो अच्छा, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था तो इसलिए 2-3 दिन मैंने लेक्चर नहीं लिए, लेकिन उम्मीद है खैर हमारा कोर्स तो ज़्यादातर हो चुका है। कुछ आधे टॉपिक रहते, 1-2 टॉपिक रहते तो वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हेमोस्टेसिस कि व्हाट इज़ हेमोस्टेसिस। ये लेक्चर बेसिकली 2 पार्ट्स में हम कवर करेंगे। ठीक है। तो अब आते हैं हेमोस्टेसिस की तरफ। व्हाट इज़ हेमोस्टेसिस? द टर्म हेमोस्टेसिस मीन्स प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। हेमोस्टेसिस का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के, फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में कुछ इंजरी हो गई या कोई कट वगैरह लग गया, उससे वहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है। अब इस ब्लीडिंग को स्टॉप करने का जो प्रोसेस है उसको हम हेमोस्टेसिस कहते हैं। ठीक है। द टर्म हेमोस्टेसिस मीन्स प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, यानी कि हमारे साथ जो ब्लड लॉस हो रहा है उनको प्रिवेंट करने का जो मैकेनिज़्म है उनको हम हेमोस्टेसिस कहते हैं। हेमोस्टेसिस इज़ द अरेस्ट। अभी एक थोड़ा सा इनकम्प्लीट डिफिनेशन है, कंप्लीट किस तरह हम करेंगे, आते हैं नीचे की तरफ। हेमोस्टेसिस इज़ द अरेस्ट ऑफ ब्लड फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ हेमोरेज फ्रॉम इंजर्ड ब्लड वेसल्स। ठीक है। हेमोस्टेसिस वही प्रोसेस है जिसमें हम जो ब्लड फ्लो हो रही है, जो ब्लीडिंग हो रही है, उनको अरेस्ट करते हैं, उनको स्टॉप करते हैं। या कोई हमारे साथ या तो कोई इंजरी हो गई है, इस वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो हम इस हेमोस्टेसिस के प्रोसेस क्या करेंगे, उनको कंट्रोल करवाएगा, उनको इनकी जो ब्लड ब्लीडिंग हो रही है उनको स्टॉप करवाएगा। या हमारे अंदर बॉडी के अंदर कोई हेमरेज कंडीशन है तो उनको भी स्टॉप करवाने की जो प्रोसेस है उसको हम हेमोस्टेसिस कहते हैं। और इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ब्लीडिंग एट एनी साइड इज अरेस्टेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ हेमोस्टेटिक प्लग। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि हम कट लग गया है, बॉडी के अंदर कोई ट्रामा इंजरी वगैरह हो गई है, वहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, तो अब ये ब्लीडिंग किस तरह स्टॉप होंगी। हम कह रहे हैं कि हेमोस्टेसिस क्या करेंगे, जो प्रिवेंशन ब्लड लॉस है उनको प्रिवेंट करवाएगा। तो अब ये ब्लड लॉस किस तरह प्रिवेंट करवाएगा, ये करवाएगा विद द हेल्प ऑफ हेमोस्टेटिक प्लग। वहाँ पर आप लोगों के पास हेमोस्टेटिक प्लग बन जाएगा। हेमोस्टेटिक प्लग बेसिकली प्लेटलेट की एग्रीगेशन से बना होगा। ठीक है। वहाँ पर जो इंजरी साइड है वो प्लेटलेट वहाँ पर आ जाके वहाँ पर एग्रीगेट बनाएगा, वहाँ पर एग्रीगेट जब बनाएगा तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएंगी। अब आर द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल ब्लड फ्लो विद इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। अब ये थोड़ा सा कंप्लीट डिफिनेशन है। हेमोस्टेसिस बेसिकली क्या है, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल ब्लड फ्लो विद इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो नॉर्मली ब्लड फ्लो हो रही है उनको मेंटेन रखने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम हेमोस्टेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंजरी हो गया, इंजरी होने के बाद हमारे साथ हेमोस्टेटिक प्लग बन गया वहाँ पर, ताकि हमारे साथ और ब्लड लॉस ना हो जाए। अब प्लेटलेट प्लग बन गया, अब चूँकि ये ज़्यादा देर के लिए अगर ये प्लेटलेट प्लग होगा तब ये भी हमारे साथ जो ब्लड फ्लो है उनको भी डिस्टर्ब करवाएगा। अब हीलिंग, इंजरी लग गया, इंजरी के बाद हेमोस्टेटिक प्लग बन गया। हेमोस्टेटिक प्लग बना रहता है तब तक के लिए जब तक कि हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, यानी कि जो इंजरी हुई है वहाँ पर हीलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तब जब हीलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो तब ये प्लेट जो प्लग बना होता है उनको रिमूव करना होता है, क्योंकि ये भी ब्लड की जो फ्लो है उनको डिस्टर्ब करवाता है। तो अब ये भी कुछ फैक्टर होंगे, फिब्रोनेटिक सिस्टम होंगे हमारे बॉडी के अंदर, डिफरेंट सिस्टम है जो कि जो फेब्रिन क्लॉट है उनको ख़त्म करवाएगा। तो फिर इन क्लॉट को ख़त्म करवाएगा और ब्लड फ्लो को जो क्या करेगा, फिर दोबारा नॉर्मल तरीके से वापस अपने हालात में लाएगा, नॉर्मल ब्लड फ्लो को वापस अपने हालात में लाएगा। ठीक है। तो हेमोस्टेसिस का पास वो है कि जो मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल ब्लड फ्लो विद इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। प्राइम फंक्शन ऑफ हेमोस्टेसिस। अब हमारे साथ हेमोस्टेसिस का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, टू मेंटेन ब्लड फ्लो, टू मेंटेन द ब्लड इन द फ्लूइड स्टेट। हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारी जो ब्लड वेसल है उनको, जो ब्लड है उनको फ्लूइड स्टेट में रखना हेमोस्टेसिस का काम है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, टू मेंटेन ब्लड इन द फ्लूइड स्टेट, टू अरेस्ट ब्लीडिंग फॉलोड बाय ट्रामा। दूसरा फंक्शन क्या है कि हमारे साथ इंजरी लगी है, कोई ट्रामा वगैरह कंडीशन हो गई है,
हमारे बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है। तो अब इस ब्लीडिंग को स्टॉप करवाने के लिए जो मैकेनिज़्म मौजूद होता है बॉडी में, उसको हम हेमोस्टेसिस कहेंगे। तो हेमोस्टेसिस का मेन फंक्शन क्या होगा? टू अरेस्ट ब्लीडिंग फॉलोड बाय ट्रामा। तीसरा है टू रिमूव प्लेटलेट फ्लग व्हेन हीलिंग इज कंप्लीट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि ब्लड फ्लो इंजरी लग गया है, इंजरी लगने के बाद चूँकि वहाँ पर हेमोस्टेटिक प्लग बना होगा, अब हीलिंग जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी तो अब इस प्लेटलेट फ्लग को रिमूव करना पड़ेगा। तो हेमोस्टेसिस का फंक्शन ये भी है कि टू रिमूव प्लेटलेट फ्लग व्हेन द हीलिंग इज कंप्लीट, यानी कि जब हीलिंग कंप्लीट हो जाए तो तब क्या करेगा? प्लेटलेट फ्लग को रिमूव करवाएगा हेमोस्टेसिस के थ्रू। बैलेंस ऑफ हेमोस्टेसिस। अब फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम को आप लोग देखें तो एक तरफ है क्लॉटिंग, दूसरी तरफ है ब्लीडिंग। हेमोस्टेसिस, अब इन दोनों के दरमियान जो बैलेंस है उसको हम हेमोस्टेसिस कहेंगे, यानी कि न हमारे बॉडी में ज़्यादा क्लॉटिंग हो रही है न ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। अगर ये दोनों बैलेंस में है तो इसका मतलब है कि हमारा बॉडी हेमोस्टेसिस कंडीशन में है। अब क्लॉटिंग और ब्लीडिंग का जो बैलेंस है ये कौन करता है? ये बेसिकली ये 4 कंपोनेंट्स करते हैं। एक है वेसल्स, प्लेटलेट्स, कोगुलेशन एंड फाइब्रिनोलाइसिस। तो ये 4 कंपोनेंट्स हेमोस्टेसिस की बैलेंस में हेल्प करते हैं। एक है वेसल्स, हमारा जो ब्लड वेसल है, दूसरा प्लेटलेट्स, कोगुलेशन एंड फाइब्रिनोलाइसिस। ये 4 कंपोनेंट हमारे साथ हेमोस्टेसिस में की बैलेंस में हेल्प करते हैं। साथ में हमारे पास एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स भी मौजूद होती है, जो कि क्लॉटिंग को एक्टिवेट करवाएगा या इनहिबिटर करवाएगा, ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे। टाइप्स ऑफ हेमोस्टेसिस, प्राइमरी हेमोस्टेसिस एंड सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। तो प्राइमरी हेमोस्टेसिस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग आफ्टर वेसल इंजरी। सेकेंडरी में बेसिकली क्या होता है? ड्यू टू द कोगुलेशन प्रोटीन। अब प्राइमरी हेमोस्टेसिस वो है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ इनिशियल इंजरी हो गई, ट्रामा कंडीशन आ गया, तो वहाँ पर जो प्लेटलेट की फॉर्मेशन होगी और दूसरी जो वेसल्स की कंस्ट्रक्शन होगी, ये हमारे साथ प्राइमरी हेमोस्टेसिस में होते हैं। प्राइमरी का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सबसे पहले इनिशियल स्टेजेस में होता है। जैसा ही ट्रामा या दूसरे कारण कट लगी है हमारे वेसल्स के अंदर, तो सबसे पहले प्राइमरी हेमोस्टेसिस एक्टिवेट होगा, जो कि वहाँ पर प्लेटलेट की फॉर्मेशन करवाएगा और साथ में जो वहाँ पर जो वेसल्स है उनको कंस्ट्रक्ट करवाएगा ताकि हमारे साथ और ब्लड लॉस ना हो जाए। तो ये प्राइमरी होता है, तो इसलिए इसको हम प्राइमरी कहते हैं, यानी कि इनिशियल स्टेजेस में होता है। सेकेंडरी फिर हमारे साथ कोगुलेशन प्रोटीन की वजह से होता है। जो कोगुलेशन कैस्केड है वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या होता है, पहले हमारे साथ प्राइमरी प्लग बन जाता है जो कि टेम्प्ररी प्लग होता है ताकि हमारे साथ ब्लड लॉस ना हो जाए। ये सबसे पहले होता है, इनिशियल स्टेजेस में होता है, और बाद में सेकेंडरी कोगुलेशन या कोगुलेशन प्रोटीन के जरिए ये प्लेटलेट प्लग फिर सख्त हो जाता है। अब हमने बात की प्राइमरी हेमोस्टेसिस में कि सबसे पहले प्राइमरी हेमोस्टेसिस में हमारे साथ प्लेटलेट फ्लग की फॉर्मेशन हो जाती है। दूसरा बेसिकली जो इम्पोर्टेंट रोल होगा प्राइमरी हेमोस्टेसिस में वो वेसल्स का होगा, क्योंकि प्राइमरी हेमोस्टेसिस में वेसल्स के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आ जाती है जिनकी वजह से प्लेटलेट की फॉर्मेशन होती है, प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन हो जाती है। बेसिकली एंडोथेलियल सेल्स के से इसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाती है जो कि फिर प्लेटलेट की एग्रीगेशन में हेल्प करवाता है। तो प्राइमरी हेमोस्टेसिस में 2 मेन फंक्शन है, एक हमारे साथ प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन होती है, दूसरा मेन रोल कौन अदा करते हैं? ब्लड वेसल्स अदा करते हैं कि इसकी ब्लड वेसल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है जिसकी बदौलत फिर प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाती है प्राइमरी हेमोस्टेटिक प्लग फॉर्मेशन में। तो अब इस डायग्राम को आप लोग देखें, यहाँ पर जो एंडोथेलियल सेल है, जो एंडोथेलियल सेल के अंदर कुछ मुख्तलिफ फैक्टर्स मौजूद होते हैं। फॉर ये फैक्टर नॉर्मली एक्सपोज नहीं होते,
लेकिन हमारे साथ जब इंजरी हो जाती है या कट वगैरह लग जाता है तो इसके दरमियान कुछ फैक्टर वो एक्सपोज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले एंडोथेलियल सेल सिक्रेट करता है टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर क्या करता है, ये इनिशिएट कागुलेशन, यानी कि हमारे साथ जो कागुलेशन सिस्टम है वो एक्टिवेट करवाएगा। अगर हमारे साथ टिश्यू फैक्टर की एक्सपोजर हो गई, एक्टिवेशन हो गई, इसका मतलब ये कागुलेशन को इनिशिएट करवाएगा। दूसरा एक और फैक्टर है प्रोस्टासाइक्लिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी एंडोथेलियल सेल से सीक्रेट होती है जो कि बेसिकली वेजोडाइलेशन करवाती है, इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, यानी कि ये एग्रीगेशन जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है इनकी इनहिबिशन करवाएगा। इसका मतलब कि जब ये वेजोडाइलेशन करवाएगा तो वेजोडाइलेशन का मतलब वेसल डायलेट होंगी, तो प्लेटलेट को उतना टाइम नहीं मिलेगा एग्रीगेशन करने के लिए। तो नॉर्मली हमारे साथ बॉडी में प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट होता है जो कि हमारे वेसल को डायलेट करके रखता है। या दूसरा कुछ इस तरह कंडीशन भी आ सकती है कि हमारे साथ इंजरी हो गई है, वहाँ पर प्लेटलेट प्लग बन गया है, लेकिन बाद दफ़ा ये प्लेटलेट प्लग इतना ज़्यादा बन जाता है कि वहाँ पर जो ब्लड फ्लो हो रही है अदर टिश्यूज़ को वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए भी प्रोस्टासाइक्लिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड यूज़ होता है जो कि इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। तीसरा एक फैक्टर है वॉन विलिब्रांड फैक्टर। वॉन विलिब्रांड फैक्टर बेसिकली क्या करता है, प्लेटलेट कोलेजन एडहेशन। सेकंड इज कैरिएज ऑफ फैक्टर 8। वॉन विलिब्रांड फैक्टर का मेन दो फंक्शन होती है, एक तो ये हमारे साथ प्लेटलेट और जो कोलेजन के साथ एडिशन है वो करवाएगा, मतलब कि ये अपने साथ प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवाएगा, ठीक है। दूसरा ये कैरिएज ऑफ फैक्टर 8 है, यानी कि हमारे साथ फैक्टर 8 का कैरियर प्रोटीन भी है वॉन विलिब्रांड फैक्टर, जो कि हमारे साथ फिर जो कागुलेशन के स्केड है जो कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उनमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैक्टर 8। दूसरा एक और फैक्टर रिलीज करते हैं एंडोथेलियल एंटी थ्रोम्बिन टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर एंड प्रोटीन एस। ये भी क्या करता है, ये एंडोथेलियल सेल्स सिक्रिएट करते हैं जो कि बेसिकली इनहिबिट करते हैं कागुलेशन मैकेनिज्म को, ठीक है। एंटी थ्रोम्बिन टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर एंड प्रोटीन एस। साथ में हमारे साथ है बाइंडिंग प्रोटीन सी एंड एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन सी। ये भी क्या करते हैं, हमारे साथ जो कागुलेशन हो रही है उनको इनहिबिट करवाता है, यानी कि जो क्लॉट है उनको बनने नहीं देता। तीसरा है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, एज द नेम इंडिकेट कि हमारे साथ जो प्लाज्मिनोजन है उनको एक्टिवेट करवाएगा जो कि बेसिकली आखिर में फाइब्रोनोलाइसिस में हेल्प करवाता है। यानी कि नॉर्मली जब हमारे साथ प्लेटलेट प्लग बन जाते हैं तो फिर उसको रिमूव करवाने के लिए तो मतलब एक ख़ास टाइम के लिए होगा, जब हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी तो इनको तो रिमूव करना होता है। तो इसके लिए एक सिस्टम है फाइब्रोनोलाइसिस, जिसके ज़रिए फिर वहाँ पर जो प्लेटलेट प्लग है उनकी डिग्रेडेशन होती है, वो फिर वो बॉडी से ख़त्म हो जाएगा। इवेंट्स एंड हेमोस्टेसिस। बेसिकली हेमोस्टेसिस में क्या क्या चीज़ें होती थी, फॉर एग्जांपल है फर्स्ट वेस्कुलर कंस्ट्रक्शन, यानी कि हमारे साथ जो वेसल है उनकी दरमियान उनको वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है, नैरो हो जाती है। लोकल मायोजेनिक स्पाज़म, इसका मतलब ये है कि जो वहाँ पर जो वेसल्स है वो आप उसके अंदर स्पाज़म आ जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। लोकल एटोकाइड फैक्टर फ्रॉम ट्रॉमेटाइज टिश्यू एंड प्लेटलेट्स। दूसरा क्या करवाएगा, फॉर एग्जांपल ये मुख्तलिफ फैक्टर भी रिलीज़ करवाएगा जिसकी बदौलत वो फिर वो प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवा सके। फॉर एग्जांपल टिश्यू फैक्टर में हमारे एटोकाइड फैक्टर में भी टिश्यू फैक्टर 2 आते हैं, जो कि हमने पिछले डायग्राम में पढ़ा। देखिए आप, ये जो टिश्यू फैक्टर है ये क्या करते हैं, इनिशिएट कागुलेशन करवाता है। लोकल मायोजेनिक रेस्पॉजम, मतलब कि जो वहाँ पर लोकल वेसल है उनके दरमियान कंस्ट्रक्शन आ जाएगी, मुख्तलिफ फैक्टर रिलीज़ होंगे जो कि प्लेटलेट की फॉर्मेशन में प्लेटलेट प्लग के फॉर्मेशन में हेल्प करवाता है। एंड नर्व रिफ्लेक्स, नर्व सिस्टम की सीबी मैसेज आएगा जहाँ पर इंजरी हो गई है वहाँ पर आप लोगों को वेसल्स कंस्ट्रक्ट नज़र आएंगे, यहाँ पर जो नर्व रिफ्लेक्स की वजह से भी वेसल्स कंस्ट्रक्ट होंगे। स्टेजेस ऑफ प्राइमरी हेमोस्टेसिस।
थ्री मेन स्टेजेस होती है प्राइमरी हीमोस्टेसिस में। सबसे पहले है प्लेटलेट एडहेशन, दूसरा है प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड रिलीज रिएक्शन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन। सबसे पहले हमारे साथ प्लेटलेट जब इंजरी हो जाएंगी तो प्लेटलेट की एडहेशन वहाँ पर होंगी, मतलब वहाँ पर प्लेटलेट की एकम्युलेशन होंगी। दूसरा, जब वहाँ पर प्लेटलेट की एग्रीगेट बन जाएंगे, वहाँ पर एडिशन हो जाएंगी, तब ये नेक्स्ट स्टेप है हमारे साथ क्या है, प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड रिलीज रिएक्शन। जब ये वहाँ पर प्लेटलेट अटैच हो जाएंगे तो अटैच होने के बाद ये एक्टिवेट होती है, मतलब मुख्तलिफ केमिकल्स रिलीज़ करवाती है, इनके अंदर कुछ चेंजेस आ जाती है जो कि फिर इस कोगुलेशन मैकेनिज्म को और एक्टिवेट करवाता है। और लास्ट में हमारे साथ जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है वो एक कंप्लीट प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा। फॉर एग्जांपल पहले हमारे साथ सिर्फ एडहेशन हो गई, एडिशन करने के बाद फिर ये एक्टिवेट हो जाएंगी और एक्टिवेट होने के बाद आखिर में हमारे साथ एक स्टेबल प्लेटलेट एग्रीगेट बन जाएगा। इनिशियली ये हमारे साथ अनस्टेबल होता है, मतलब ये इतना मजबूत नहीं होता, ये तोड़ भी जाता है, लेकिन जब प्लेटलेट एक्टिवेशन होने के बाद आखिर में प्लेटलेट एग्रीगेशन का स्टेप आएगा तो वहाँ पर आप लोगों को एक स्टेबल क्लॉट नज़र आएगा जहाँ पर फिर वहाँ से ब्लीडिंग नहीं हो सकती। इस डायग्राम को आप देखें तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली यहाँ पर इंजरी हो गई है, वेसल्स के अंदर जो इंजरी है वो की हो गई है। तो यहाँ पर कोलेजन फाइबर एंड डैमेज एंडोथेलियम, जो हमारे साथ जो एंडोथेलियल सेल है वो डिस्टर्ब हो गया, वो ख़राब हो गया है। तो इसकी बदौलत क्या होगी, अब ये हमारे साथ जो वेसल्स है, जो डैमेज वेसल है, वो वन वाली ब्रांड फैक्टर और कोलेजन एक्सपोज करवाएगा। जब ये दोनों फैक्टर एक्सपोज हो जाएंगे तो प्लेटलेट आके वन वाली ब्रांड फैक्टर के साथ अटैच हो जाएंगी, कोलेजन के साथ अटैच हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर। कोलेजन के लिए अपना रिसेप्टर होगा प्लेटलेट वन वाली ब्रांड फैक्टर में, और जो प्लेटलेट्स के लिए एक और अदर रिसेप्टर मौजूद होगा। मतलब 10 से देखा ना चिकला injury usually no injury na pas bada endothelial cells specific receptor شو की यो बदा वन वाली ब्रांड फैक्टर पे एक्सपोज कोलेजन पे एक्सपोज द्वाना बार से चली की प्लेटलेट बराजी और दे तब अटैच की वन वाली ब्रांड फैक्टर तब अटैच की कोलेजन तब अटैच की नो सब वशी एज अ रिजल्ट बदा मुंग सर दलता की प्लेटलेट एग्रीगेट जोड़ ची तासु गुर दलता की डेर शी प्लेटलेट्स जोड़ ची वी तक शो न कदा सो लरी मसल दस दे चिकला मुंग दीवाल के उसुरे هغه چې کله مونږ پټو نو هغې ته پر مونږ د څه پکار وي، خښته پکار وي، سیمنټ پکار وي. نو هغه ټایم کې د خښتو دا کار څوک کوي، دا پلیټلیټس کوي. نو دا څه به کېږي، دلته چې کوم دا هول ډیمیج پارټ جوړ شوی دی دا پلیټلیټس به راځي، دلته کې به اګریګیټ کېږي او د څه په ذریعه به اګریګیټ کېږي، with the help of one malibrand factor and collagen. هغه ریسپټر په راځي به هغې ته به one malibrand factor ته به اټچ کېږي او دلته به ایز ا ریزلټ زموږ سره یو پلیټلیټ پلګ فارمیشن وشي. نو دا څه شو، دا زموږ سره پهله څه شو، پلیټلیټ ایډهیشن. अब इस डायग्राम को आप लोग देखें, ये बेसिकली है प्लेटलेट का सरफेस। ये जो ऊपर वाला ये प्लेटलेट का सरफेस है, इनके दरमियान इसके प्लेटलेट के मेम्ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ रिसेप्टर मौजूद होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है ग्लाइकोप्रोटीन 1B 2B 3A। ये जो 3 रिसेप्टर मौजूद होंगे ये बेसिकली बाइंड करवाएंगे वन वाली ब्रांड फैक्टर के साथ। ये क्या है, वन वाली ब्रांड फैक्टर है। तो प्लेटलेट आके इस वन वाली ब्रांड फैक्टर के जो ये रिसेप्टर हैं इनके साथ ये अटैच हो जाएंगे, ठीक है। साथ में ये है ग्लाइकोप्रोटीन 1A, ये भी हमारे साथ किसका रिसेप्टर है, प्लेटलेट का रिसेप्टर है, जो कि कोलेजन के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। मतलब दस प्लेटलेट में मुख्तलिफ रिसेप्टर तमूसर मौजूद हुई। फॉर एग्जाम्पल दाजरे ग्लाइकोप्रोटीन 1B 2B 3A दा 3 रिसेप्टर पर बाइंड की द वन वाली ब्रांड फैक्टर सरा ची दा पा एंडोथेलियल सेल की एक्सपोज शी कल इंजरी हुई वन वाली ब्रांड फैक्टर पे एक्सपोज शी प्लेटलेट पस बजरिया अटैच की ग्लाइकोप्रोटीन 1B 2B 3A दी रिसेप्टर पर जरिया बा दे वन वाली ब्रांड फैक्टर त अटैच शी बल पे प्लेटलेट के बल रिसेप्टर है तमंग ग्लाइकोप्रोटीन 1A हगस की
هغه د کولاجن په ذریعه باندې کولاجن دغه ریسپټر په ذریعه کولاجن ته اټیچ شي. نو ایز ا ریزلټ زموږ درته وشي دلته پلیټلیټ ډېر شي پلیټلیټ فارمیشن وشي او پلگ جوړ شي. ये एक और डायग्राम है, आप लोग इसको फिर देखें. ये हमारे साथ है प्लेटलेट, ये जो ऑरेंज सा नज़र आ रहा है ये हमारे साथ प्लेटलेट है. इसके ऊपर एक रिसेप्टर है ग्लाइकोप्रोटीन 1b जो कि फिर अटैच हो जाता है 1 वाली ब्रांड फैक्टर. ये 1 वाली ब्रांड फैक्टर बेसिकली जो एंडोथेलियल सेल उसके ऊपर एक्सपोज हो जाती है इंजरी होने के बाद. ठीक है, अब ये इंजरी हो गई यहाँ पर, तो इंजरी होने के बाद यहाँ पर 1 वाली ब्रांड फैक्टर एक्सपोज हो गई है. प्लेटलेट ग्लाइकोप्रोटीन 1b के ज़रिए आके यहाँ से इन 1 वाली ब्रांड फैक्टर के साथ अटैच हो जाते हैं. ठीक है, तो अब इसकी बदौलत क्या होगा, ये प्लेटलेट यहाँ पर एग्रीगेट हो जाएंगे. अब एक प्लेटलेट तो 1 वाली ब्रांड फैक्टर के साथ अटैच हो जाती है, लेकिन एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट के साथ किस वजह से कंबाइन हो जाता है, इसके लिए अलग रिसेप्टर है जिसके लिए ज़रूरी है फाइब्रोनोजेन. यानी कि ये रिसेप्टर प्लेटलेट्स के ऊपर मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, इनकी विद द हेल्प ऑफ फाइब्रोनोजेन दीज आर प्लेटलेट्स एग्रीगेट. خبر ورسېده داسې دی چې په انډوتیلیل سیل کې خو زموږ سره 1 والی برانډ فیکټر شو، هغې ته خو پلیټلیټ اټیچ شو. خو اوس په دا پلیټلیټ په خپل مینځ کې څنګه اټیچ کېږي، دا به اټیچ کېږي د هیلپ آف فایبرونوجن پروټین په ذریعه به دا یو بل ته اټیچ کېږي او ایز ا ریزلټ به زموږ سره یو غټ کلاټ جوړ شي. हाँ, प्लेटलेट एक्टिवेशन प्लेटलेट रिलीज एक्शन. सबसे पहले तो क्या होगा, हमारे साथ प्लेटलेट की एडहेशन हो गई 1 वाली ब्रांड फैक्टर के साथ कोलेजन के साथ, लेकिन ये अनस्टेबल फॉर्म में होती है. इस स्टेज में बेसिकली क्या होता है, प्लेटलेट एक्टिवेशन स्टेज में जो ही हमारे साथ 1 वाली ब्रांड फैक्टर के साथ प्लेटलेट की एग्रीगेशन हो जाती है, तब अटैच होने के बाद ये अपनी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस लाते हैं. यानी कि जो मॉर्फोलॉजी है उनके दरमियान जो प्लेटलेट का जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज हो जाएगा. किस तरह चेंज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल प्लेटलेट का स्ट्रक्चर है, तो अब इस जगह को आप लोग देखें तो यहाँ पर इसकी सीडोपोडिया निकल जाएंगी. ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज इसके अंदर आ गया और इसकी सीडोपोडिया निकल जाएंगे जो कि एक दूसरे के साथ अटैच होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. मतलब दा नॉर्मली दा जैसे प्लेटलेट हुई دا یو بل سره نه اټیچ کېږي، خو چې کله زموږ سره پلیټلیټ د 1 والی برانډ فیکټر سره اډهیشن وشو، چې اډهیشن نه پس پیسه کېږي دې کې مارفولوژیکل چینجز راشي، مطلب د دې سټرکچر به چینج شي، سیډوپوډیا به راوځي. نه هغه چې کله سټرکچر چینج شي دې په ذریعه به دا اوس یو بل ته ایزیلی اټیچ کېږي، دا پلیټلیټ په یو بل سره ډېر ښکلي په طریقه باندې اټیچ کېږي. دویم بله خبر به کې مین یو څه څیز دی، مارفولوژیکل چینجز پکې راشي، دی به او د دې سره سره چې کوم پلیټلیټ کې ګرینیولز دي هغه به یو سپیسیفیک کیمیکل سیکریټ کوي لایک ADP، سیروټونین، ترومبوکسین A2. دا 3 فیکټر به ریلیز کوي چې دا به څه کوي، हेल्प कई पैसे एग्रीगेशन की. फॉर एग्जांपल ADP एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस पे करा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस न पस दायो बता अटैच शू د هغې نه پس په دې ګرینیولز چې کوم هغه ADP سیکریټ کړه او تھرومبوکسین A2 چې هغه نور دا کمپلیټلی اګریګیټ کوي کنه دا نور هم ایکسترا اکټیویټ کی. دیکھو یو خو په مارفولوژیکل چینجز کې فرق راغی، سیډوپوډیا جوړې شوې هغه د یو بل سره اټیچمنټ کوي. دویم باندې ADP او تھرومبوکسین A2 دا داسې کیمیکل دی چې دا کوم نه اګریګیشن نه فلیټډ اګریګیټ کی دا نور هم اکټیویټ کی. او سیروټونین خو بیسیکلی ویسلز کانسټرکټ کوي، چې ویسلز کانسټرکټ کوي مطلب نو دوی ته به دا چې کله ویسلز کانټرکټ شي نو پلیټلیټ ته به ټایم چې کم دی بلډ فلو نو پلیټلیټ به یو بل سره اګریګیشن ډېر په ایزیلی طریقه سره کولی شي، چونکې هلته کې ویسلز کم لینث چې دی کم ډایمیټر دی هغه سمال شو نو پلیټلیټ به په ډېر ښه طریقه د یو بل سره اګریګیشن کولی شي ایز کمپیئر ټو ډایلیټډ ویسل. लास्ट में है प्लेटलेट एग्रीगेशन. फॉर एग्जाम्पल क्या हो पहले हमारे साथ प्लेटलेट की एडिशन हो गई ब्लड फैक्टर के साथ, दूसरे स्टेज में हमारे साथ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गई और कुछ केमिकल सीक्रेट हो गई लाइक
थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड ADP, जो कि फिर और एक्टिवेट करवाते हैं इस एग्रीगेशन को, इस प्लेटलेट को। और लास्ट में हमारे साथ एक प्लग बन जाता है, स्टेबल प्लग बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब आप लोगों को नज़र आए यहाँ पर एक प्लेटलेट एग्रीगेट बना हुआ है और जो इंजरी साइट है वहाँ से ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है। क्लॉट फॉर्मेशन, अब हमारे साथ प्राइमरी हेमोस्टेटिक कंडीशन हो गए। फॉर एग्जांपल ये क्या था, ये वहाँ पर जो प्लग था ये वही था, लेकिन ये प्लग बेसिकली अब इसके दरमियान उसके ऊपर एक जाल बिछाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्लॉट फॉर्मेशन, यानी कि इसके ऊपर एक स्पेसिफिक जाल बिछाया जाता है जो कि इस प्लेटलेट को मुस्तकिल तौर पर स्टेबल करके रखते हैं, यानी कि अब ये रिमूव इस तरह नहीं होगा, तब तक के लिए रिमूव नहीं होगा जब तक कि हीलिंग का प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।